हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां आज हमारी मुलाकात का एक विशिष्ट कारण है। हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए के पेपर को। जी हां, एनडीए के पेपर के बारे में जो हम बातें करने जा रहे हैं। एनडीए के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री पोर्शन है, मैं उस पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न थे, क्या क्या उत्तर होने चाहिए। जी हां, तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था। देखिए, क्वेश्चन है खड़िया मतलब चौक और संगमरमर निम्न में से किसके विभिन्न रूप हैं। क्या कहा है? अरे सखा, ये कहा है, एक तो कहा खड़िया। क्या कहा भाई? खड़िया, ठीक है ना। अब देखो, सीधी बात ये सुनिएगा, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट एंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पर ये सुनो, या तो खड़िया कहो या चौक कहो, एक ही बात है। और अगर ये भी नहीं कहते ना भाई, तो देखो यहां से आपको एक शब्द और दिया है, मार्बल, दैट इज संगमरमर। क्या है ये है संगमरमर। जी हां, और मैं एक नाम और बता देता हूं, क्या इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जी हां, क्या कहते हैं इसे? चूना पत्थर भी कहते हैं। अब बात यह है कि ये होता क्या है, तो सुनिएगा। जो चूना पत्थर या स्लैक्ड जो आपके पास खड़िया होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जी हाँ, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ये होता है, तो हम अगर इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ, बात आई कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम एसीटेट, दैट इज CaCOO का होल ट्वाइस, और सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जी हाँ, बट खड़िया या चौक या संगमरमर क्या होता है? खड़िया, चौक या संगमरमर जो होता है, ये होता है आपके पास चूना पत्थर, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब इसका विघटन किया जाता है, जब इसका, जी हाँ, अपघटन किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे जिसे बिना बुझा चूना कहा जाता है। बिना बुझा चूना में जब जल प्रवाहित किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसे हम लोग सफेदी या कली के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? सफेदी या कली के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए देखिए, मैं इसके लिए रिएक्शन जो है वो बता भी देता हूं आपको। क्या? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो। क्या करो? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या ऑब्टेन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा। अब आपके पास जो ये ऑब्टेनिंग सब्सटेंस है ना, इसे कहा जाता है बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं इसे? बिना बुझा चूना। जी हां, बिना बुझा चूना मतलब स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं इसे? क्विक लाइम के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से? क्विक लाइम। ठीक है जी। जी हाँ, ये हो गया क्विक लाइम। दूसरी बात क्या आप लोगों के पास? दूसरी बात ये कि जब बिना बुझा चूना में वाटर कंपोनेंट किया जाता है, जल प्रवाहित किया जाता है, तो जल जैसे ही इसके अंदर डालोगे, वाटर डालोगे, तो क्या ऑब्टेन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है मेरे सखा? इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और बुझा हुआ चूना जाना जाता है किस नाम से? स्लैक्ड लाइम के नाम से। व्हाट इज दैट? दैट इज स्लैक्ड लाइम। ओके, सो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किस यूज में लेते हैं? इसे हम यूज में लेते हैं सफेदी या कली के रूप में। जी हाँ, सफेदी या कली के रूप में। और आप लोगों ने देखा होगा, पान में जो चूना डलता है वो यही होता है। क्या? पान में जो चूना डलता है वो यही होता है। जी हाँ, पान में जो चूना डलता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? एन कोश शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए, इलेक्ट्रॉनों की जो शेल के अंदर नंबर जस्टिफाई करने की बात की थी, ये की थी बोर ने। किसने?
बोर ने प्रत्येक कोश के अंदर, प्रत्येक कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी संख्या निश्चित की थी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये कोश क्या होते हैं भाई, क्या ये कोश क्या होते हैं। देखिए कोश होते हैं हमारे पास क्या, स्थायी वृत्ताकार पथ, स्थायी वृत्ताकार पथ, या फिर देखो और अच्छे से समझो इसको, क्या निश्चित ऊर्जा के, मतलब सर्टेन एनर्जी के, निश्चित ऊर्जा के स्थायी वृत्ताकार पथ, स्थायी वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ, जिनमें क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जी हां, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, जी हां, सर्कुलर वेज ऑफ सर्टेन एनर्जी, सर्टेन एनर्जी in which electron moves, in which electron moves, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ये क्या है, कोश है। और कोश की अवधारणा किसने दी, ये बताया किसने, नील्स बोर ने। जी हाँ, किसने बताया, नील्स बोर ने। और बोर ने हर कोश में, हर कक्षा में, हर एनर्जी लेवल में, कोश कहो, कक्षा कहो, एनर्जी लेवल कहो, सेल कहो, एक ही बात है मेरे सखा, क्या, एक ही बात है। बोर ने हर कोश में, जी हाँ, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स किए, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स किए। और ये कितना था, 2n²। क्या था फॉर्मूला, 2n² था। व्हाट इज n हेयर, n इज नंबर ऑफ शेल। जी हां, कोश की संख्या जो है वो n है। क्या है, n है। अब देखो यहां क्या पूछा, n कोश में, जी हां, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर। तो पहली बात ये सुनो कि शेल्स जो है ना वो कहां से स्टार्ट हुई, सेल जो है वो स्टार्ट हुई K, L, M और N, ये शेल थी। इनके लिए फिर n की वैल्यू, n बराबर, जी हां, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई, जी हाँ, इनके लिए किसकी वैल्यू, n की वैल्यू जो है उस पर बात की गई। किस पर, n की वैल्यू पर बात की गई। तो देखो इनके लिए जो n की वैल्यू वो रखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद क्या रखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। तो देखो k के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए कितना, 4। तो यहाँ 2n² रखोगे ना तो 2 × 1⁻² हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 2 आएगा। मतलब देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जी हां, 2 इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, के शेल में है। ठीक है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स की बारी, मतलब कि दूसरे ऑप्शन देखते हैं। 2n² रखोगे तो 2 × 2⁻², 2⁻², 2 की घात 2 का मतलब 4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में। किस में, एल शेल में। एम की बात करते हैं, 2 × 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का मतलब 9 और 9 दूनी कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। तो ये किस में है, ये एम शेल में है। और n बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 की घात 2, मतलब 4 की घात 2 का 16 और दूनी 32। कितना हो गया, 32। जी हाँ, ये किस में हो गया, n में। तो हमसे यही पूछा था कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे सखा, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका मतलब विनेगर का अन्य नाम क्या है। विनेगर इज ऑल्सो नॉन एज, दैट इज इथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अब देखो सिरका और विनेगर। तो सबसे पहली बात, यदि सिरके का मैं फॉर्मूला बताऊं या फिर मैं आपको यह बताऊं कि वास्तविक रूप में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिरका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विनेगर। ओके, विनेगर इज, यदि हम बात करें सिरका की तो होता क्या है, 4 to 8% सॉल्यूशन ऑफ, 4 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्या इसका मतलब हो गया, एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलयन। किसका, एसिटिक अम्ल का 4 से
कितना 8% जो विलयन है वो क्या कहलाता है? जी हाँ, वो सिरका है। क्या है? सिरका है, विनेगर होता है। अब फिर क्वेश्चन यही आ गया क्या कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? और ये तो हम जानते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एंड CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है? ये होता है आपके पास इथेनोइक एसिड। क्या होता है? इथेनोइक एसिड। जी हाँ, क्या होता है? इथेनोइक एसिड होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। फिर बात यह है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है मेरे सखा HNO3, दैट इज HNO3। और इसे जाना जाता है सोरे का तेजाब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सोरे का तेजाब। जी हाँ, सोरे का तेजाब। एसिड ऑफ पोटास, एसिड ऑफ पोटास, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, दैट इज H2SO4। आफ्टर दैट इट इज नॉन एज किंग ऑफ एसिड। यस, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहते हैं। और दूसरी बात क्या, इसे गंधक का तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब, एसिड ऑफ सल्फर कहा जाता है। फिर बात आई टार्टरिक एसिड की। क्या? टार्टरिक एसिड की। इमली का मेन कंपोनेंट होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला होता है जी हाँ ये COOH, इधर हो जाए H और इधर हो जाए आपके पास CH3, ये H और इधर हो जाए CH3। अब देखो, इसका यदि हम नाम लेते हैं, जी हाँ, टार्टरिक एसिड का यदि हम नाम लेते हैं तो ये होता है डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। जी हाँ, क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है। क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। इनकी जो वैलेंसीज है इनको फुलफिल करना है हमें। क्या नाम होता है इसका? डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है ना। तो डाईहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ये रही, ब्यूटेनोइक मतलब 4। क्या हो गया ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। फॉर्मूला देखोगे तो 1 2 3 4 तो इसमें क्या है? कार्बन्स हैं। हाइड्रोजन काउंट करें यदि तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, H6। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये सभी पर हम लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर हम लोग ले चुके इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है किसी द्रव को कांच के एक बीकर में भरा गया। द्रव स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर, बेस पर आरोपित दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी हां, क्या क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों से ये कह रहा है, ए लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। देखो क्या है, एक बीकर है, ठीक है ना, क्या एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है। बना ले बड़ा, मैं आगे बना देता हूं, एक बड़ा बीकर बना देता हूं, ठीक है ना। यहां एक बीकर है, इस बीकर में कोई लिक्विड भर दिया जाए। क्या इस बीकर में क्या कर दिया जाए? कोई लिक्विड भर दिया जाए, ठीक है ना। कोई भी एक लिक्विड इसके अंदर फिलअप कर देंगे हम। ये लो, इसके अंदर एक लिक्विड जो है वो फिलअप कर दिया, ठीक है ना। कोई लिक्विड जो है वो इसके अंदर क्या कर दिया हमने? फिलअप कर दिया है, ठीक है। कोई लिक्विड जो है वो इसके अंदर हम लोग फिलअप कर देते हैं इस तरीके से। ये लीजिए, लिक्विड इसके अंदर भर दिया है। क्या कर दिया? लिक्विड भर दिया इसके अंदर, ठीक। अब क्या होगा? अब होगा ये कि यहां से, किससे? जो इसका बेस है ना, इस बेस से इसके ऊपर क्या किया जाएगा? प्रेशर डाला जाएगा। अब इस बेस से क्या किया जाएगा? प्रेशर डाला जाएगा। तो देखो ये पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट? देखो, दाब बीकर के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पहली बात। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ बीकर। नेक्स्ट वन, दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट, दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। अब ध्यान से सुन लेना, क्या
इन्होंने कहा घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। यदि ये घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा तो क्षेत्रफल पर निर्भर कर सकता है क्या? पहले ये बात सुन लेना ध्यान से। क्यों? क्योंकि आपके पास क्षेत्रफल, देखो घनत्व कैसे निकालते हैं भाई, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू में लेंथ जो होती है वही तो, वॉल्यूम इनटू में लेंथ जब आएगी तभी तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? जी हाँ, तभी आप लोगों, सॉरी, एरिया इनटू लेंथ करने पर वॉल्यूम निकल कर आता है। जब एरिया से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या डेंसिटी से रिलेशन हो सकता है? और नेक्स्ट क्या कहा है, बीकर, सॉरी, दाब न तो बीकर के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न ही स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। द प्रेशर नाइदर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस और ऑफ द बीकर नॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। बट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ना, ठीक है ना, वैसे वैसे जो गहराई है द्रव की वो बढ़ती चली जाती है। या ये कह सकते हैं क्या, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, क्या? जी हाँ, द्रव की गहराई बढ़ने पर, गहराई बढ़ने पर क्या बढ़ता है? दाब भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। रीजन, क्योंकि प्रेशर जो है वो बेस से लग रहा है सखा, क्या? बेस से लग रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ लिक्विड प्रेशर also increases. What does it means? अरे जब आपके पास गहराई बढ़ने पर दाब भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दाब जो है वो ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है। गहराई को किससे रिलेट करोगे यार? हाइट से ही तो रिलेट करोगे ना भाई। गहराई को किससे रिलेट करोगे? हाइट से ही तो रिलेट करोगे। डेप्थ हाइट ही तो होगी। गहराई नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड, प्रेशर डाउनवर्ड लग रहा है, अरे नीचे से ही तो लग रहा है, बेस से ही तो लग रहा है ना। इसीलिए क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑल्सो increases. So which one is correct? So option B is correct. The pressure depends on the height of a liquid column. So answer is option B. Which one? B is correct answer of this question. Now next one. Next question is, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, ये कहा है कि which one of the following statement is not correct? Remember, they are asking about not correct statement. Now, first, बकमिंस्टर-फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। They are asking that बकमिंस्टर-फुलरीन is not an allotrope of carbon. जी, ये आप लोगों के पास कैसा फॉल्स स्टेटमेंट है? जी हाँ, मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। जी हाँ, ये ट्रू है। जी हाँ, क्या ये ट्रू है? क्या बकमिंस्टर फुलर जो है आप लोगों के पास, जिसे हम क्या कहते हैं? फुलरीन कहते हैं। फुलरीन जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, अपर रूप है, और वो भी कैसा? जी हाँ, क्रिस्टलीय अपर रूप है। इट इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। इट इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। फुलरीन जो है वो क्या होगा? जी हाँ, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है। नेक्स्ट, हीरा विद्युत का अच्छा चालक है। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इट मींस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट आंसर फॉल्स। जो डायमंड होता है, डायमंड इज बैड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर वन थिंग, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। बैड कंडक्टर मतलब कुचालक, इंसुलेटर मतलब अचालक। दो अलग अलग चीजें हैं मेरे सखा, याद रखना। क्या? कुचालक मतलब जो बहुत कम विद्युत का चालन करता है, एकदम बहुत कम, और अचालक जो विद्युत का चालन नहीं करता, दैट इज इंसुलेटर। फर्स्ट थिंग,
डायमंड जो है वो दोनों चीज रखता है। क्या? ये बेड कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। क्यों? क्योंकि डायमंड में एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अनदर कार्बन एटम से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जब एक कार्बन एटम 4 अनदर कार्बन एटम से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, तो कोई बॉन्ड फ्री नहीं होने की वजह से क्या होगा? जी हां, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो पाती, करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, आंसर तो मिल गया, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। यस, ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन ग्रेफाइट देयर आर 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ 3 अनदर कार्बन एटम्स एंड 1 valency or 1 electron is released which gone through which passed the electricity। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है क्योंकि एक कार्बन एटम 3 अनदर कार्बन एटम से अटैच होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। ये तो मैंने अभी बताया था। इट मींस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। मतलब यही तो पूछा था विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यस, तो हमने फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो ले ली, दैट इज ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, क्लोरोप्रोपेन अणु जिसका आणविक सूत्र क्या है? C3H7Cl है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं? हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl? ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। C3H7Cl, ओके, प्लेस द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स। If you getting this, each and every carbon atoms make 4 bond। हर कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। तो बनाते हैं, देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 हाइड्रोजन 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 एंड क्लोरीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3H7Cl, that is chloropropane molecule। What is that? That is chloropropane molecule। If we are going to now count the number of covalent bond, अब हम सहसंयोजी बंध जो हैं उन्हें गिनेंगे। जी हां, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 10 है। जी हां, कार्बन जब भी बॉन्डिंग करता है तो कार्बन तो ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड बनाता है भाई, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स में आपस में बॉन्डिंग को कैसी बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर दैट, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी हां, कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? अब ये चलता रहेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी हां, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कार्बन जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही करता है। इट मींस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हेयर 10 कोवलेंट बॉन्ड। हाउ मेनी? 10 कोवलेंट बॉन्ड। एंड रिमेंबर द अनदर क्वेश्चन, इस पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट? रिमेंबर, ईच एंड एवरी बॉन्ड टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर बंध के अंदर मेरे सखा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब टोटल बंध 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 into 10, that all are equal to 20। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है? सबसे ज्यादा मौलिक अभिलक्षण क्या है ये सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट? रिमेंबर, देखिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, फंडामेंटल मतलब मौलिक। जी हां, कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? ये डिपेंड करेगा फंडामेंटल पार्टिकल्स पर। जी हां, किस पर डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, मतलब आधारभूत तत्वों पर निर्भर करेगा। किस पर? आधारभूत तत्वों पर।
या फिर कह सकते हो मूलभूत तत्वों पर। किस पर? मूलभूत तत्वों पर निर्भर। इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। जी हां, अब फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब मूलभूत तत्व, मतलब मूलभूत कण, मतलब मूलभूत कण। और किसी भी, जी हां, क्या किसी भी आपके पास यदि बात करते हैं तो पार्टिकल के, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो मूलभूत कण होते हैं, किसी भी तत्व के अंदर मूलभूत कण कितने होते हैं? 3। क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज डू नॉट रिप्रेजेंट दैट। आंसर इज एटॉमिक नंबर। क्यों? एटॉमिक नंबर जो है ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? प्रोटॉनों की संख्या से। किससे? प्रोटॉनों की संख्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन बी। कलर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। नहीं, याद रखना परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन्स से रिप्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है ना। बट परमाणु द्रव्यमान जो होता है, क्या? परमाणु द्रव्यमान अगर ये होता तो आपके पास यही तो होता ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये भी आंसर होता तो हम अलग तरीके से देखते। बट यहां पर क्या है? परमाणु भार है। एटॉमिक वेट दिया है जब ही हमें क्या चाहिए? एटॉमिक मास चाहिए होता है। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? एकदम लड्डू क्वेश्चन है। कैसा? लड्डू क्वेश्चन है। देखो, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय। अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जी हाँ, और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या? ईटा पग नाचे। क्या? ईटा पग नाचे। ईटा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। टा से होता है टॉमसन या थॉमसन, एक ही आदमी था। क्या? टॉमसन कहो या थॉमसन कहो। दूसरी बात, प से प्रोटॉन होता है, ग से गोल्डस्टीन होता है। क्या होता है? गोल्डस्टीन होता है। न से न्यूट्रॉन होता है और च से चैडविक होता है। क्या होता है? चैडविक। कौन सा चैडविक? जेम्स चैडविक। कौन सा चैडविक? जेम्स चैडविक। तो आंसर क्या आ जाएगा? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन जो है वो कैसा पार्टिकल है भाई? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब उदासीन एलिमेंट था। इसीलिए न्यूट्रॉन की, मतलब उदासीन पार्टिकल था, उदासीन कण था, इसीलिए न्यूट्रॉन की खोज में बहुत ज़्यादा समय लगा। 1932 में जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर हुआ था, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हो गया। 1903 में जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर हो चुका था और 1932 में जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर हुआ। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि ये कैसा पार्टिकल था? जी हाँ, ये पार्टिकल था न्यूट्रल। मैंने आप लोगों को बता दिया एक क्वेश्चन और, क्या कि न्यूट्रॉन की खोज में बहुत अधिक समय क्यों लगा? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो कैसा था? न्यूट्रल पार्टिकल था, उदासीन कण था। रिमेंबर दैट ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्न में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? अब आधे से स्टूडेंट तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। किस पर? कि सर ये संहति क्या होती है? तो इंग्लिश में चले जाया करो भाई। क्या? संहति। संहति को हम लोग दूसरे शब्दों में यदि कहें तो हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या? द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर। रिमेंबर दैट। देखिए, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे सखा? जिसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो देखो, परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से। और ए क्या होता है? ए होता है प्रोटॉनों की संख्या। जी हां, प्रोटॉनों की संख्या। और प्लस में क्या? प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या।
जी हाँ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, इज इक्वल टू एटॉमिक मास। और डायरेक्ट सीधे शब्दों में कहीं ना तो क्या कहा जाता है, किसी परमाणु के न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, क्या, जी हाँ, क्या, किसी परमाणु के न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वही उसका क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स, वही उसका क्या होता है, वही उसका एटॉमिक मास होता है। न्यूक्लियॉन्स वो एलिमेंट होते हैं, सॉरी, न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाने वाले जो कण हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यहां से ये बात याद रखिएगा। जी हां, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ऑप्शन पहला देखो, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कहीं मेजर ही नहीं करता। दूसरा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी नहीं होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, बी होगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि समस्थानिक क्या होते हैं। क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटॉप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक आइसोटॉप होते हैं, क्या, आइसोटॉप्स। जी हां, अब आइसोटॉप्स क्या है इस पर भी ध्यान देना थोड़ा। आइसोटॉप्स आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं, जी हां, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जी हां, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। जैसे जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोजन के पढ़ते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना, ऐसे करके पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं अभी ज्यादा उन पर डिस्कस नहीं कर रहा। अब देखो दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनना, कि ये पूछा है कि कैंसर के यूज मतलब उपचार में कौन सा काम आता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूरेनियम नहीं आता, कोबाल्ट आता है। और कोबाल्ट का कौन सा, कोबाल्ट 60 आइसोटॉप जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। सोडियम जो है इसका यूज यहां नहीं करते, बट आयोडीन जो है, जी हां, देखिए सोडियम का यूज जो है वो ट्रीटमेंट में नहीं करते, मिजरिंग में करते हैं, ये ध्यान रखना। आयोडीन जो है इसका यूज कहां करते हैं, थायराइड जो होता है, जी हां, किसमें, थायराइड जो होता है उसमें किया जाता है। थायराइड जो है इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। जी हां, थायराइड का ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, आयोडीन से किया जाता है। तो रिमेंबर दैट थिंग। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक अर्थात कंपोजिशन है। बायोगैस, जी हां, क्या, बायोगैस की बात कर रहे हैं। बायोगैस, बायोगैस क्या है, बायोगैस जो है वो बायोमास फ्यूल है। क्या है, बायोमास फ्यूल। कैसा फ्यूल, बायोमास फ्यूल। जी हां, बायोमास फ्यूल को कहते हैं जैव द्रव्यमान ईंधन। क्या कहते हैं इसको, जैव द्रव्यमान ईंधन कहते हैं। ठीक है, बायोमास फ्यूल को क्या कहते हैं, जैव द्रव्यमान ईंधन कहते हैं। सबसे पहली बात, जैव द्रव्यमान ईंधन बायोमास फ्यूल क्या होता है, जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनसे जो फ्यूल बनाया जाता है, जैसे गोबर से। जी हां, बायोमास गैस इज लाइक अ गोबर गैस, लाइक गोबर गैस। जी हां, गोबर गैस। अब ये पूछा है कि गोबर गैस का मेन कंपोजिशन क्या है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सब जानते हैं गोबर गैस का इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, बायोमास फ्यूल का जो मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य जो घटक होता है, जी हां, मुख्य जो अवयव होता है वो क्या होता है, CH4 अर्थात मीथेन होता है।
क्या होता है, मेथेन होता है। और मेरे सखा बायोमास या बायोगैस के अंदर 65 to 70% जो है वो क्या होती है, मीथेन होती है। क्या, मीथेन होती है। इसके अलावा यदि बात करें, जी हाँ, देखो आपके पास जो CNG होती है, जो नेचुरल गैसेस होती हैं, उनका मेन कंपोनेंट भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन है 70 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्रमिक अपघटन का गुण दर्शाता है जो इसे बेकरी उत्पादों के लिए उपयोगी बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के इस उपयोग के लिए जिम्मेवार अपघटन उत्पाद। देखो, at nearly 70 degrees Celsius, sodium bicarbonate shows the property of gradually decomposition. Gradually decomposition मतलब क्रमिक अपघटन, मतलब लगातार डिकम्पोज हो रहा है। Which makes it usable in bakery product. The product of decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is, अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है Na2CO3। जब भाई ये ग्रेजुअली मतलब लगातार अपघटित होता है ना, तो मैं आपको यहां पर ये सीधी सीधी बात बता देता हूं, जब ये कंटिन्यू डिकम्पोज होता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ठीक है ना। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, जी हाँ, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, तो हमारे पास क्या होता है, बता देता हूं। देखो भाई, जैसे ये बेकरी के अंदर होता है तो वाटर कंपोजिशन अपने साथ रखता है, वाटर कंपोजिशन में इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास NaHCO3 जो होता है ये ऑब्टेन हो जाता है। इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। क्या फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, देखो हमारे पास जो बेकरी है ना, उसमें डबल रोटी, पाव रोटी ऐसी चीजें बनती हैं। क्या, हमारे पास जो बेकरी है उसमें क्या, डबल रोटी, पाव रोटी ऐसी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। कैसी, डबल रोटी है, पाव रोटी है, ये बन गया है, ठीक है भाई। अब जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह, जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पता है क्या करती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स बनाकर निकलती है। क्या करती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स बनाकर निकलती है, होल्स बनाकर निकलती है। जैसे ये छोटे छोटे होल्स बनते हैं तो वो ब्रेड जो होता है, डबल रोटी जो होती है, पाव रोटी जो होती है, जी हाँ, ये सारी चीज जो केक का नीचे का आपके पास ब्रेड होता है वो सारे कैसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। क्या, जी हाँ, ये किसको, केक को, केक, ब्रेड, ठीक है ना, इन सब चीजों को कैसा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। कैसा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। जी हाँ, इनको इजी वे में प्रेस कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा और किया भी होगा। सो आंसर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ रिएक्शन को बैलेंस कर लेना भाई, है ना। नाउ नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या क्या होती है। देखो, कोई आपके पास, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन द कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम आर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू नो दैट व्हाट इज क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन वाटर क्या होता है ये पूछा गया है। क्या, क्रिस्टलन वाटर क्या होता है ये पूछा गया है। अब देखो समझने की बात क्या है, क्रिस्टलन जल क्या होता है, आपके पास कोई लवण है, क्या, लवण के इकाई सूत्र में जल के अणु क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ salt is known as crystalline water, is known as crystallization water। अब दूसरी बात क्या, आपने फॉर्मूले देखे होंगे, जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है जिप्सम का। क्या, जिप्सम का, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O।
2H2O। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है सोडियम कार्बोनेट का, किसका? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 डॉट 10H2O, डॉट 10H2O। और फिर तीसरी बात हो गई आप लोगों के पास क्या? कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट। तो भाई कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CuSO4 डॉट 5H2O। अब देखो समझने की बात है, इसको तो जिप्सम ही कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो होता है ना CuSO4 डॉट 5H2O कॉपर सल्फेट, क्या? CuSO4 डॉट 5H2O। भाई साहब इसको कहा जाता है नीला थोथा। क्या कहा जाता है? नीला थोथा। फिर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा, मतलब धावन सोडा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा, मतलब क्या कहा? धावन सोडा कह दिया। तो जैसे इसको धावन सोडा कहा, अब देखो इसमें 5 मॉलिक्यूल, इसमें 10 और इसमें 2, कितना? 5:10:2। अब ये देख लो किसके अंदर है, वही आंसर होगा 5, 10, 2। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्या? ए 5, 10, 2 रेस्पेक्टिवली, क्रम से 5, 10 और 2 होंगे इसके करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफेद कपड़े पर हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर धोया जाता है। अब देखो सबसे पहली चीज क्या? साबुन जो है वो होता है बेसिक, मतलब क्या? क्षारीय। यही पकड़ ली बात। और आपके पास जो हल्दी है ना वो क्या है? इंडिकेटर है, मतलब क्या है? सूचक है। यदि रंग बदला तो क्या होगा? साबुन क्षारीय है, ये निश्चित हो जाएगा। जैसे लिटमस पेपर में होता है ना, ऐसा ही। तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्न में से क्या है, ये पूछा है। तो देखो, which one of the following is correct sequence to the change in the colors when a turmeric stain on white clothes is scrubbed by a soap then the washed with water। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचने की बात यह है कि जो फाइनल कलर मिलता है वो कैसा मिलता है? क्या फाइनल कलर मिलता है वो कैसा मिलता है, ये सोचना पड़ेगा हमें। जैसे ही अगर आप ये सोच लोगे ना कि फाइनल कलर क्या मिलता है, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। जी हाँ, फाइनल कलर क्या होता है ये सोचते ही आपका आंसर जो होगा आपके पास होगा। अंतिम रंग कैसा होता है? पीला होता है भाई। क्या कहा? अंतिम रंग जो होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। लास्ट कलर जो होता है वो कैसा होगा? येलो होगा। ठीक, अब देखो पीला, गुलाबी, नीला, ओहो ऐसा नहीं होता भाई। क्या? नीले तक तो जाता ही नहीं। पीला, लाल, भूरा, पीला। अच्छा देखो अंतिम रंग पीला मिल गया है। पीला, लाल, भूरा, नीला नहीं होता। पीला, नीला, गुलाबी नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया? पहले हल्का पीला होता है, फिर लाल भूरा होता है और फिर और रगड़ने पर पीला हो जाता है येलो, रेडिश ब्राउन और येलो। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लास्ट कलर अगर दिमाग में है ना तो कंपोजिशन ऐसे निकल के आ जाएगा। क्या? ऐसे निकल कर आ जाएगा। लास्ट कलर कैसा होगा? पीला होगा। कैसा होगा मेरे सखा? पीला होगा। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डीडीटी इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, दोनों अकार्बनिक है, पहली बात। दोनों कार्बनिक है, दूसरी बात। दोनों में क्लोरीन होती है। नेक्स्ट वन इज दोनों में कैल्शियम होता है। तो देखो मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बताता हूं। जैसे आपके पास विरंजक चूर्ण, क्या? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये होता है CaOCl2। क्या होता है ये होता है CaOCl2। ठीक है। दूसरा DDT, क्या? DDT। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को जो DDT है ना उसका पूरा नाम पता होना चाहिए। क्या? जो DDT है उसका पूरा नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या कहा? इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन।
सबसे पहली बात तो हुई ये। अब फिर वही बात कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। क्या ये एक बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ से देखो, ठीक। अब ये यहाँ से एक बेंजीन रिंग इधर बन गई है। क्या, एक बेंजीन रिंग इधर बन गई है। अब देखो इसमें यदि हम बात करते हैं क्या, तो इसमें आपके पास क्या होता है, एक क्लोरीन जो होता है वो इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो हो गया ना ट्राइक्लोरो। एथेन के ऊपर है, एक क्लोरीन इधर होता है, एक क्लोरीन इधर होता है, डाइक्लोरो, और ये दो फेनिल है। ये होता है आप लोगों के पास DDT। क्या होता है ये होता है मेरे सखा आप लोगों के पास DDT। पहली बात तो ये ध्यान देना। दूसरी बात देखो, अब दोनों पर आ जाते हैं। क्या दोनों अकार्बनिक है? नहीं। क्या ये अकार्बनिक है और जो आपके पास DDT है वो कैसा है? कार्बनिक है। ये कैसा है? अकार्बनिक है। क्या है ये? अकार्बनिक है। मगर DDT कैसा है आप लोगों के पास? DDT कैसा है? कार्बनिक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ आर इनऑर्गेनिक, गलत। दोनों कार्बनिक है, ये कार्बनिक वो अकार्बनिक, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, दोनों में क्लोरीन होती है। अच्छा देखो, यहां Cl है और इधर भी Cl है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर सी जो है वो ही करेक्ट है। दोनों में कैल्शियम है? नहीं भाई, इसमें कैल्शियम नहीं है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया आप लोगों के पास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल शुष्कक का सबसे बढ़िया उदाहरण है? जल शुष्कक मतलब क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकेंट? जी हाँ, सिलिका जेल, पॉलीस्टायरिन, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। देखो, हम अपोजिट स्टार्ट करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट जो है, क्या सोडियम कार्बोनेट जो है, यदि इसके अंदर यदि ये जल को सोखेगा तो कुछ समय तक, मगर बाद में क्या करेगा? जी हाँ, विलयन बना लेगा। बाद में क्या करेगा? विलयन बना लेगा। इसमें खुद में नमी आ जाती है। सेम किसके साथ होता है? सोडियम क्लोराइड के साथ। तो ये दोनों, इनमें स्वयं में नमी आ जाती है। स्वयं में क्या हो जाता है? नमी आ जाती है। देखा होगा आपने, नमक को देखा होगा बरसात के सीजन में, अगर हम किसी खुली कटोरी में नमक रखते हो जबकि उसके अंदर पानी नहीं पड़ा हो, फिर भी वो क्या, जी हाँ, मॉइस्चर, मतलब कि वातावरण की वजह से उसके अंदर एक्वसनेस आ जाती है, जो यदि कहें नमी आ जाती है। पॉलीस्टायरिन जो होता है ये जल में अविलय होता है। जी हाँ, जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता, जल से अक्रिय। तो ना तो ये सोखेगा ना ही कुछ रखेगा, मतलब क्या बचा? सिलिका जेल। जी हाँ, वातावरण में नमी को सोखने के लिए, वातावरण में नमी व वायु को सोखता है, और जैसे ये ऐसा कर लेगा तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखा भी होगा भाई, शूज है, प्लास्टिक का कोई सामान लाते हैं, आपने देखा है उनके अंदर एक छोटा सा पैकेट निकलता है जिसके अंदर चीनी के से दाने होते हैं, वो क्या होता है? सिलिका जेल होता है। क्यों? वो डाला जाता है ताकि कोई नमी ना रह जाए। नमी रहेगी तो वो क्या करेगा? सोख लेगा। जी हाँ, नमी रहेगी तो रिएक्शन होने लग जाएगी, उसके अंदर फफूंद लगने लग जाएगी अगर कोई सब्सटेंस होगा तो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है ना। कपड़ों में, प्लास्टिक्स में ये चीजें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई? तो सबसे पहली बात क्या, क्वेश्चन में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड? सबसे पहला खनिज अम्ल कौन सा था जिसे खोजा गया? तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए ना भाई, क्या कि खनिज अम्ल कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। क्या? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं। जी हां, खनिज अम्ल क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनमें कार्बन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? जी हां, उन्हें कहा जाता है खनिज अम्ल। जी हां, ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता, नहीं हो। जी हां, एसिड्स which do not contain carbon,
आर नॉन एज मिनरल एसिड्स। एंड फर्स्टली जो एसिड डिस्कवर हुआ वो था हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ एसिड्स जो है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सबसे पहले डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया, गैबर ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, गैबर ने डिस्कवर किया। जी हाँ, विट्रॉल्स के ऊपर रिएक्शन कराई, जैसे ही रिएक्शन कराई तो सल्फर की गैसेस और जो ऑक्सीजन गैसेस है उनका कंपाउंड मिला। उस कंपाउंड को जब ठंडा होने दिया गया तो लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और वो लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा था जिसके अंदर इजी वे में जो मेटल्स है वो भी मेल्ट हो जाती हैं, धातुएं जो हैं वो पिघल जाती हैं। उसे कहा गया विट्रॉल ऑयल, मतलब विट्रॉल तेल। जी हाँ, और उस विट्रॉल तेल को किस नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो मेरे सखा ये था आप लोगों का एनडीए का पेपर, जिसके बारे में हर चीज को हम लोग चर्चा में ले चुके हैं। मगर देखो एक दो चीजें और बता देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे कहा जाता है नमक का तेजाब, नमक का तेजाब, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड जो होता है इसे कहा जाता है सोरे का तेजाब, ठीक। फॉस्फोरिक एसिड का कोई ऐसा अलग से नाम नहीं होता, तो हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है। तो एनडीए का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं, मुलाकात करते रहेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट मुलाकात तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।